है। स्क्रीन दिख रही है सबको? सुखजीवन दिख रही है बेटा? यस सर, दिख रही है सर। सॉलिड स्टेट यस सर, दिख सॉल्यूशन, रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, देन सरफेस केमिस्ट्री, 5वां चैप्टर हुआ ना। इसमें जैसे स्टार्ट करोगे ना तो बेटा सबसे पहली लाइन पे हमें ध्यान देना है कि ये जो पूरा पूरा चैप्टर है ना वो सरफेस की स्टडी करनी है तुम्हें। ओनली यू हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द सरफेस। अब सरफेस होती कहाँ है? सॉलिड और लिक्विड में तुम्हें सरफेस मिलेगी, गैस में सरफेस नहीं होती। गॉट इट? तो सॉलिड सरफेस के विषय में पढ़ना है। आगे जैसे जैसे इसमें पढ़ोगे तो शुरुआत में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि अब अगर कोई बोलता है कि देयर इज अ क्लीन सरफेस, कहता है इट्स वेरी इट्स रियली इम्पॉसिबल। आप देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर आपको मतलब अंडर वेरी हाई वैक्यूम अगर 10⁻⁻8 या 10⁻⁹ पास्कल का प्रेशर लगाओगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस। मतलब कोई भी सरफेस जो हमारे सराउंडिंग में है, देखने में तो साफ सुथरी लगती है बट एक्चुअली में साफ सुथरी होती नहीं। गॉट इट? इसका मतलब कि सारी के सारी सरफेस पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल हमारे पहले से बैठे रहते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ एडजर्सन। एडजर्सन में एक होता है क्या, एक मान एडजर्सन की अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास ये एनोलेशन नहीं कर रहे, एनोलेशन मैंने शायद बंद भी कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, एनोलेशन पे अभी हम आ जाएंगे आगे। इस चैप्टर इस फर्स्ट पेज पे आपके लिए बहुत काम का चीज नहीं था। सेकंड पेज में यहाँ पे जो डार्क लाइन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि एडजर्सन होता क्या है। एज वी गो इनसाइड द क्लासरूम में हम लोग जाते हैं तो हम लोग जा करके क्या करते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं। हमें अगर कोई सामान अगर रखना है तो वी ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू कीप एट द सरफेस। मेरे पास एक कॉपी है, मेरे पास पेन है, तो हमने क्या किया, टेबल पे ले जाके ढेर सारे सामान को रख दिया, एक्यूमुलेट हो गया। accumulation of the anything, मेरे पास पेन, पेपर, कॉपी, anything, water bottle, anything at the any surface, that is known as simply adsorption। जब हम उसको सरफेस पर रखते हैं, या पेन से आपने किसी बोर्ड पे कुछ लिख दिया, पेन से आप जब किसी बोर्ड पे लिखते हो तो ऐसा थोड़ी है चौक उसके अंदर चली गई। व्हाट इज? दैट इज अगेन सेड टू बी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और मैक्सिमम ओनली एट द सरफेस। आप जैसे क्रीम लगाते हो या फेस पाउडर लगाते हो तो सरफेस की रहती है। गॉट इट? तीन सारी चीजों को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन के बेसिकली जो टर्म्स होंगे इसमें, उसमें दो टर्म और फिर आगे आ जाएगा, दैट इज नोन एज बेसिकली, मैं इसको दिखा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे टर्म है, इसको पकड़ लो तो आपको ये बातें भी अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ बोर्ड सबको दिख रहा है अच्छे से? यस सर, दिख रहा है। बोर्ड दिख? बेटा ये एक छोटा सा एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। वाह देखो, मैंने इतनी छोटी सी लाइन थी, इसने लाइन मेरी बड़ी कर दी। इससे पता लगता है मेरा नेट कितना भाग रहा है। वाह वेरी गुड, ठीक है। मैं दोबारा इसको मैंने कनेक्ट किया, ठीक है ना, फिर इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। वाह, मैं थोड़ा खींचता हूँ, थोड़ा आगे भागता है। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लो एक आपने पत्थर का टुकड़ा ला के रख दिया। अरे भाई पत्थर बन जा, देखो पत्थर बनते बनते डिजाइन बन गया। अब ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने एक रॉक का पीस रख दिया, तो उसके सराउंडिंग में पूरा पानी भर दो। लेट देयर इज वाटर, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, और दिस इज द सॉलिड रॉक। व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो बेटा एक्युमुलेशन होगा, दैट विल बी ओनली एट द सरफेस। ये केवल सरफेस पर रहता है, अंदर नहीं गया। जब अंदर नहीं गया तो हम इसको एब्जॉर्प्शन नहीं बोल सकते। ये एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज ओनली, ये हमारे जो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अगर मैंने पानी रखा तो पानी हो सकता है, अंदर कोई सॉलिड रख दिया, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इन सारे को हम ना एज सल्यूट ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? सल्यूट। तो जीवन बात समझ में आ रही? सल्यूट, क्योंकि कम क्वांटिटी यस में सर। अंदर जो जो अपनी सरफेस दे रहा है, जैसे हम किसी चीनी को पानी में घोलते हैं तो एक सॉल्वेंट हो जाता है, सल्यूट हो जाता है। ये पार्ट हमारा सॉल्वेंट जैसा होता है। सॉल्वेंट वाले पार्ट को हम क्या मानते हैं? एडजॉर्बेंट मानते हैं, एडजॉर्बेंट। तो देयर इज अ टू मेन टर्म, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ये जो सल्यूट वाला पार्ट है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट।
एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? लो अमाउंट में होना चाहिए, लेस इन अमाउंट, लोअर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। एडजॉर्बेट कम क्वांटिटी में होता है, एडजॉर्बेट ज्यादा क्वांटिटी में होता है। एडजॉर्बेट अपनी सरफेस को प्रोवाइड करता है कि आके बैठो, होस्ट का काम करता है। बट ये अपना एक होस्ट है जो अपनी पूरी सरफेस दे दिया कि आके हम बैठ सकते हो, तो दिस इज एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेट वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो हमारे पास और जो आपके उसकी सरफेस पर सेटल होते हैं। ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। एडजॉर्बेंट की जब बात आती है तो कहता है आइदर इट कैन सॉलिड, आइदर इट कैन लिक्विड, इट कांट बी गैस, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, तो दे कैन नॉट हैव अ डेफिनिट सरफेस, उनके पास अपनी कोई सरफेस ऐसी होती नहीं। अब जो सरफेस है नहीं तो एडजॉर्प्शन कहाँ पर आएंगे? वी कैन नॉट डू द एडजॉर्प्शन एट ऑल। व्हाट इज तो गैस के केस, गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बिहेव एज, कैसे में बिहेव कर सकते बेटा? एडजॉर्बेंट। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस कैन नॉट बी देयर। ओके, यहाँ तक क्लियर? एडजॉर्बेंट। अब हमारे पास Yes, अब अगर sir. सेम कंटेनर में अगर मैं पानी ले लूं, चारों तरफ एक फोम का टुकड़ा डाल दो, जैसे ब्रेड नहीं होता, हम लोग दूध ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड को आपने क्या किया, दूध में डिप कर दिया। जैसे डिप करते हो व्हाट विल हैपन, देयर इज ए टाइनी पोर्स, और सराउंडिंग का जो मिल्क होता है या जो वाटर है वो अंदर अंदर क्या करता है, अंदर इंसर्ट हो जाता है बाहर। तो मिल्क का जो कंसंट्रेशन बाहर भी है और अंदर भी है, देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये हमारी ना, दिस फेनोमेना इज नोन एज बल्क फेनोमेना। इसको क्या बोलते हैं? BULK, बल्क फेनोमेना। तो ये जो फेनोमेना है, दिस इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब हो गया। वी गॉट टू नो दैट एब्जॉर्ब होने में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। व्हाट इज इट? इज बल्क फेनोमेना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? करेक्ट? कोई डाउट है बेटा किसी को? No doubt, sir. क्लियर सर, क्लियर। हाँ, वेरी गुड। इसके बाद एक टर्म आता है इसमें, सार्प्शन। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सार्प्शन, ये छोटी छोटी बात होती है। जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है और हम लोग सरफेस पे जाके बैठ गए, तो जब भी मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे जाके सेटल होते हैं तो इसको बोलते हैं एडजॉर्ब हो गया, ऐड हो गया, मतलब एडजॉर्ब हो गया। एडजॉर्प्शन की बात हो गई, एडजॉर्प्शन डन हो गया। और जब ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के बाहर जाता है, हम इसको गर्म कर दे, मान लो हमने हीटिंग कर दिया, कोई सरफेस है जहाँ पानी गिर गया, या हमने बोर्ड पे कुछ चीजें लिख दी है, और मैंने लिखने के बाद उसको क्या किया, मिटा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं ऐसे ड्राइंग कर दूं ना, यहाँ पे कुछ भी पेन से, मान लो पेन से या पेंसिल से, तो मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, और मैंने यहाँ इरेजर लगाया, इसको मिटा दिया। कहते ये जो आपने कर दिया, जो आपने मिटाया उसको, दैट फेनोमेना इज नोन एज डीजॉर्प्शन। जब ये मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़ के बाहर जाता है तो दिस इज सेड टू बी डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन इसको बोलते हैं जब मॉलिक्यूल हमारे किसी सरफेस को छोड़ के जाते हैं और सरफेस पे जब आते हैं तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ऐसा हो जाए कि किसी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे भी है, करेक्ट, और सरफेस पे एक आया, दो आया, फिर आया। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएं जो मान लो सरफेस से और अंदर चले गए, यहाँ पे भी आ गए। तो यू विल सी हियर टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। एडजॉर्प्शन तो मिल रहा है, ये तीन मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे एडजॉर्प्शन कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन कर रहे हैं। और फ्यू मॉलिक्यूल, दिस टू मॉलिक्यूल आर डूइंग एब्जॉर्प्शन, वो अंदर चले गए। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम स्विमिंग पूल में नहाने गए, नहाने के साथ साथ पानी भी पी लिए, तो आपने जब ये दो काम कर लिया, आपकी बॉडी तो भीग गई और आपने पानी भी पी लिया, तो दिस इज सेड टू बी, दिस इज सेड टू बी sorption. Got it? This is said to be SORPTION, sorption. sorption कब होता है? जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियस फेनोमेना होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमें ये देखना रहता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में अंतर क्या होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको मैं बता दूंगा, फिर उसका एक रिकैप करा देंगे वाला दिखा दे।
फिजिकल एडजस्टर हमें क्या बोलना रहता है, जो आपकी सरफेस है, जब ये कोई मान लो मेरे पास कोई कैटलिस्ट है या कोई हीट है, इसकी सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आके सेटल हुआ, यहाँ आके मॉलिक्यूल आके बैठ गया। जब इसके सरफेस से मॉलिक्यूल आता है तो ये इसके बीच में ना जो फोर्स होता है ना, बड़े वीक फोर्स होते हैं, देयर इज अ वेरी वीक intermolecular force of attraction, basically that is van der Waal force of attraction, got it? अब van der Waal force of attraction को हम आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। van der Waal force of attraction को आप आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हो, got it? तो ये हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये रिवर्सिबल फेनोमेना होती है। रिवर्सिबल इसलिए होती है कि आप आसानी से इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे तो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर बैठे हुए भाग जाएंगे, एक दो तीनों करके, तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, तो जनरली इट इज रिवर्सिबल। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारी कैसी है, मल्टी लेयर फेनोमेना होती है। क्योंकि मल्टी लेयर इसलिए हम मानते हैं क्योंकि इनमें कोई प्लानिंग तो रहती है, पिरामिड जैसा बनाते हैं। पहला मॉलिक्यूल आ गया तो उसका एडजॉर्बेंट के साथ जो है बेसिकली एक वन डर वाल फोर्स यहाँ लगेगा, इसके सरफेस पे दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, मल्टी लेयर है तो बनाते चले गए, तो मल्टी लेयर फेनोमेना, और सबके बीच में एक पिरामिड जैसा बन जाएगा। तो ये हम ये बोलते हैं कि मल्टी लेयर फेनोमेना है, क्योंकि वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कहीं भी एग्जिस्ट हो सकता है। इट इज सो दैट इट इज मल्टी लेयर फेनोमेना इज इट मल्टीलेयर फेनोमेना होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन अगर मैं साथ साथ लेके चलूं तो केमिकल एडजॉर्प्शन अगर हम लोग इस साइड में मान लो करना चाहें, केमिकल एडजॉर्प्शन यहाँ पे अगर लिखें पार्ट में, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन में देयर इज अ केमिकल बॉन्ड, है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब किसी सरफेस पे आते हैं, तो मान लो ये मेटल है, कोई मेटल की सरफेस पे कोई भी गैस आई, तो गैस क्या करेगी, मेटल से केमिकली रिएक्ट कर लेगी, कंबाइन कर देगी, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, there is a formation of chemical bond between adsorbate and adsorbate। इसके लिए डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो बॉन्ड बनेगी। तो इट इज ऑलवेज यूनिलेयर फेनोमेना, ये हमेशा यूनिलेयर फेनोमेना होती है ना, बट इट जनरली इरिवर्सिबल है, लेकिन हाई टेम्परेचर देकर के इसको भी रिवर्सिबल करा सकते हैं। यहाँ जो कि बॉन्ड बनाना रहता है तो यहाँ पे हाई एनर्जी चाहिए, यहाँ पे लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यहाँ पे वी नीड लिटिल हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर तुम बढ़ाते हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है, केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, मीन बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है, देन डिक्रीजेस, थोड़ी देर बाद घटेगा भी। तो ये इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा घटता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेस, एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेस। अगर हम इसकी बात करें हमेशा घटेगा, ये हमेशा बढ़ता है। मुझे लग रहा है यहाँ तक बात क्लियर है, गॉट इट। इस पे बेसिक क्वेश्चन आगे पूछ लेते हैं, तो ये वाला डिफरेंस वाला पार्ट पूरा हम लोग कर लेते हैं। ये इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं रहती, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये नॉट स्पेसिफिक बट दिस इज जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, क्या रिएक्टेंट होगा, कौन सा रिएक्शन करेगा, ये हमेशा स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ही कम है, नियरली 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब जब ये मॉलिक्यूल आकर के सरफेस पे बैठते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 20 से 40 के बीच में होती है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा 80 से 240 के रेंज में आ जाती है। अगर हम नीचे की तरफ बात करें, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो कितना हो जाएगा, नियरली 82, अंकित कितना होता है याद है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल। तो इसको एक हम लोग देखते हैं जीआरटी में भी, बहुत ही कुछ रिकॉर्ड जल्दी हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हो हम लोग कहाँ तक आ गए। ये वाला पार्ट हमने ऊपर का कर लिया। इंसेंटिव दिख रही बेटा, ये मैंने देखो बता दिया था। एडजर्बेंट वाला बात हो गया, एडजर्बेंट क्या होता है ये हमने बात कर लिया। ओके, और इसके कुछ यूजेस होते हैं तो इसको साइड में पढ़ लेना। एडजर्बेंट के एब्सेंस का मतलब यूजेस कहाँ होता है ये मैंने बता दिया। डिजर्बेंट का क्या मतलब होता है, और यहीं पे फिनोमेना है। तो ये वाला पार्ट देखो, दिस इज नोन एज सार्प्शन, दैट इज नोन एज सार्प्शन। सार्प्शन को भी पढ़ना है, ये वाला लाइन। दोनों फिनोमेना अगर साइमल्टेनियस है तो सार्प्शन बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजर्सन है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। फिजिकल एडजर्सन में कोई मतलब स्पेसिफिक नेचर नहीं होता, जिसकी जहां मर्जी है जाके बैठ जाए। एडजॉर्बेट कैसा है, अगर एडजॉर्बेट ऐसा है जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, हेवियर मॉलिक्यूल है, तो उसका एडजॉर्प्शन इजी होगा। इसका एक एग्जांपल यहाँ साइड में देता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ गैसेस हैं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, मेरे पास मीथेन गैस है, मेरे पास अमोनिया है। अगर मैं इन तीनों को क्या करूं, लिक्विफाई करूं, क्या करूं, लिक्विफाई। कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विफाई होगी, अमोनिया। देन पहले तो ये हो जाएगा, सेकंड तो ये होगा, थर्ड तो ये हो जाएगा। बट जो गैस इतनी जल्दी लिक्विफाई होती है उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होता है। ये गैसेस स्टेट में पढ़ाया जाता था कि द टेम्परेचर at which we cannot above which we cannot liquefy any gas without applying only by applying the pressure। अगर तुम्हें किसी गैस को लिक्विफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं बोलो, हाई प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर लगा करके फिर टेम्परेचर को भी घटाते हैं। लेकिन हर गैस को लिक्विफाई करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, दैट इज नोन एज टीसी। टीसी द मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई एनी गैस। ये गैस स्टेट 11th में है। यहाँ पे एक लाइन ये लिखता है कि अगर हमारे पास कुछ गैसेस है, वहां देख सकते हो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 है। वहीं अगर हम मेथेन गैस की बात करें 190 हो गए, 0 केल्विन से बहुत नीचे चले गए। हाइड्रोजन गैस की बात करोगे तो कितना बेटा, 33 केल्विन। तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये गैसेस हैं, मान लो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तुम्हारे पास, मान लो मेथेन गैस है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड तो रूम टेम्परेचर से ऊपर 630 केल्विन तो समझ में आ रहा होगा। 630 केल्विन कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस करोगे तो 373, यानी ये नियरली 300 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर भी इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। Got it? तो क्रिटिकल टेम्परेचर इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी गैस, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, यानी वो गैस हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई हो सकती है। मेथेन गैस के केस में अगर जाओगे तो मेथेन गैस के केस में कितना है, आई डोंट नो, मेथेन गैस के 190 केल्विन ना, 190 केल्विन। हाँ, हाइड्रोजन को कहता है 33 केल्विन। यानी हाइड्रोजन के गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे पुअर होगा। हीलियम के केस में चले जाओ उससे भी पुअर हो जाएगा। तो जिन गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर होता है उनकी टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब कम होती है, उनकी टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब उतनी ज्यादा नहीं रहती जितना हम सोच रहे हैं। गॉट इट? तो थोड़ा सा कम हो जाएगी। ये हम लोगों ने पहले से बात कर लिया कि ये रिवर्सिबल होता है। अगर हम किसकी बात करें, हाँ, रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो रिवर्सिबल रहता है, रिवर्सिबल। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे एब्जॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया एब्जॉर्बेंट का अगर मान लो कम है तो कम लोग बैठेंगे, सरफेस एरिया अगर बढ़ा दो तो ज्यादा लोग बैठेंगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इसमें हमेशा कम होता है। इस वैल्यू हमेशा कितना 20 से 40 किलो पर मोल। आप इसको यहाँ से भी शॉर्ट में समरी में देख सकते हो। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में यही लाइन लिखने से हमें फुल नंबर मिल जाएगा। इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है, इसमें केमिकल बॉन्ड होता है। ये इसमें कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता, यहाँ पे स्पेसिफिक नेचर है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जिस कैसे डिपेंड करता है तो मैंने बोला जो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाती है वो इजिली एब्जॉर्ब भी हो जाती है। जैसे मेरे पास SO2 गैस है, ये भारी है, मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो 32 + 32 कितना हो जाएगा, 64। ये भारी है तो जल्दी किसी भी सरफेस पे जाकर स्टिक कर जाती है। Got it?
तो ये हमने बताया कि ये जो हेवियर गैसेस है वो जल्दी लिक्विफाई होती है, जल्दी एब्जॉर्ब भी होती है। इंथैल्पी ऑफ एडजस्टमेंट को कि इसमें तो हेलो इंथैल्पी ऑफ एडजस्टमेंट केमिजासन में 80 से 240 मैंने बताया था। इसमें लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, इसमें हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, शुरुआत में बढ़ाने में बढ़ता है। कोई इसमें अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड नहीं होती, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजस्टमेंट होगा। ये भी डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, दोनों प्रोसेस डिपेंड करती है। ये मल्टीलेयर फेनोमेना होती है, हमेशा यूनिलेयर फेनोमेना होती है। मुझे लग रहा है यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी एक टॉपिक पीछे था जो मैंने अभी अलग से मैं बता दूंगा, दैट इज रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स। No doubt, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. चलो मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ इससे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें एक टर्म अभी एक अलग से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना प्रशांत, याद है क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक्स पे बेस, बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, मॉलिक्यूल आके इसके सरफेस पे जो बैठता है तो इसकी एंट्रोपी तो घटती है। इसकी एंट्रोपी तो कैसे होगी? नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी घट रही है ना, पहले तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मोशन में रहता है, हाई काइनेटिक एनर्जी। बाद में जाके यहाँ पे सेटल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी घट गई तो एंट्रोपी घट जाएगी। इस केस में लेकिन एंथैल्पी, जब भी मॉलिक्यूल आके इसके सरफेस पे बैठता है तो एनर्जी अपनी काइनेटिक एनर्जी एज हीट लॉस करता है। इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो बेसिकली क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। गॉट इट? और मान लो टेम्परेचर हमने क्या ले रहे हो, रूम टेम्परेचर। ओवरऑल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होती है वो डेल्टा जी डिसाइड करता है। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल्टा एच। शांत बताओ, थर्मोडायनामिक्स स्पॉन्टेनियस होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? डेल्टा जी या डेल्टा तो जी नेगेटिव वेरी गुड, नेगेटिव होना अगर चाहिए। या तो ये जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम हो जाएगी, या नेगेटिव होने पर हाँ हाईली जी। स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो एडजॉर्प्शन के केस में ऐसा पाया गया कि इन दोनों का जो बेसिकली सम होता है वो फाइनली नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेम्परेचर हमेशा ये तो पॉजिटिव में रहेगा, एंथैल्पी चेंज इज मोर नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव हो ज्यादा जाएगा। तो नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव फाइनली नेगेटिव रह जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है। ये एक लाइन कभी कभी लिखना पड़ता है हमें कि एडजॉर्प्शन के केस में मॉलिक्यूल हमेशा अपनी एंट्रोपी लॉस करता है, एंट्रोपी घटती है। इस प्रोसेस को एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो बोलूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर एंथैल्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते नहीं सर इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, काम होना चाहिए, तो कहता है कि फाइनली प्रोसेस डेल्टा जी पे डिसाइड करती है। तो डेल्टा जी कहता है कि ओवरऑल प्रोसेस हमारी नेगेटिव में है, तो प्रोसेस कैसे हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। सर मुझे एक डाउट है पर इस चैप्टर का नहीं है। बोलो सर हेलो एल्कीन्स का है, पूछ लो। एलिमिनेशन रिएक्शन है सर, जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो प्रोडक्ट बनने की, मेजर और माइनर वाले, तो मेजर किसको बताते हैं? किस चीज में? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन का? सर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में तो हमेशा तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि एग्जैक्ट रूल लगाना है कि मतलब हाफमैन रूल लगाना है। सर ये है क्वेश्चन है 2 ब्रोमो पेंटेन का। क्वेश्चन तो लो, तुम बता दे। 2 ब्रोमो पेंटेन का है सर। चलो हो इसका गया। एलिमिनेशन रिएजेंट क्या डाला? रिएजेंट सर अल्कोहलिक OH। तब तो फिर क्लियर है, तब तो ये तो बहुत बल्कि बेस नहीं है ना, छोटा सा बेस है बेटा। छोटा सा बेस है तो हमेशा जो फिर तो ये हम हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमेशा मेजर प्रोडक्ट बना लेंगे आप। जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हाईली सब्स्टिट्यूटेड ये एल्कीन। एल्कीन को हम बीच में ले जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से इसको प्लस आई सेग मिल जाएगा ना, इधर से भी मिल जाएगा प्लस आई सेग। हाइपर कंजुगेशन भी दोनों तरफ से है। इसकी जो 1 डिग्री वाला एल्कीन बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा, है ना। पेंट 1 इन माइनर हो जाएगा, पेंट 2 इन मेजर हो जाएगा।
सुखजीवन सही है ना बेटा? सर अगर इसी जगह कहीं स्ट्रॉन्ग डाल दिया हमने, मैं अगर इसमें ये डाल दूं तो सामने दिख रहा है, अगर मैं इसमें ये डाल दूं, हाँ जी दिख रहा है सर। पोटेशियम का मान लो टर्शियरी बीटा ऑक्साइड ले रहा है, ये ले लो, ये बल्कि बेस है। तो बल्कि बेस का काम होता है कि हाइड्रोजन टेक आउट करेगा जो लेस स्टेरिकली हैंडेड कार्बन होगा, यहाँ से निकालेगा सबसे पहले। दिस इज द रीजन कि ये जो रूल अब लगेगा इसमें हाफमैन रूल लग जाएगा, हाफमैन, ठीक है ना? ठीक है हाफमैन एलिमिनेशन होगा तो अब की बार हमारे पास जो माइनर होगी ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये ज्यादा स्टेबल है, ये मेजर हो जाएगा आपकी बार, उसके बाद वाला जो होगा वो माइनर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। गॉट इट? उल्टा जस्ट अपोजिट कर देना है। मतलब क्लियर? सबको कोई डाउट है पूछो। जब से स्ट्रॉन्ग बेस हुआ ना हमारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट मैंने बता दिया। उसके बाद सीधे सीधे जो तुम्हारे पास वापस स्क्रीन पे वापस चलते, यहाँ पे देखो बेटा, ये सारा डिफरेंस हमें मिल गया। अब हमें ये लैंगुमियर एडजस्टमेंट आइसोथर्म है जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वाला पार्ट लैंगुमियर एडजस्टमेंट आइसोथर्म, राइट? इसको हमें तुम्हें बताता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे, लैंगुमियर एडजस्टमेंट आइसोथर्म। लैंगुमियर की अगर हम बात करें तो लैंगुमियर में क्या प्रॉब्लम आती है, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर ले लो, कंटेनर में क्या करो, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ले लो, जो दिख रहा है बेटा, ये कैटलिस्ट को हम क्या मानते हैं? एडजॉर्बेंट Yes, sir. मानते हैं। इसको क्या मानना है? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मास ले लेना, मान लो m ग्राम। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई गैस लाएंगे, जिस गैस का एडजॉर्प्शन कराना है, तो गैस के मालिक्यूल यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? तो आप क्या करो ना, ऊपर से पिस्टन से यहाँ प्रेशर लगा दो, जैसे हम लोग वहां में कहते हैं हेनरी लॉ में, जैसे अगर यहाँ से पिस्टन से हम प्रेशर लगाएंगे तो गैस के मालिक्यूल इसके सरफेस पे बैठना शुरू करेंगे। गॉट इट? तो इसमें 3 कंडीशन होती है। गैस के मालिक्यूल का जो वेट होता है ना, उसको x ग्राम मान लो, x ग्राम इज द weight or mass of weight of adsorbate। एडजॉर्बेट का वेट हमने x ग्राम मान लिया और एडजॉर्बेंट का कितना ले लिया? x ग्राम। तो दोनों का जो रेशियो होगा x/m, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट का मतलब कितना ज्यादा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हुआ, क्योंकि n तो बदल नहीं रहा है, n तो फिक्स है, बदलेगा तो x जितना ज्यादा हो जाए एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो कहता है कि ये प्रेशर डिपेंडेंट होती है। पहले तो हम ये प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर को हम क्या करने जा रहे हैं? फिक्स करने जा रहे हैं। मान लो टेम्परेचर हमने रूम टेम्परेचर ले लिया है, इसीलिए हम टेम्परेचर को फिक्स है, इसीलिए यहाँ पे जो एनालिसिस होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। अब इसमें पहली कंडीशन इन्होंने बोली जिसका नाम था बेसिकली लैंगुमियर, लैंगुमियर का जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं इसको। सबसे कंडीशन बनी हुई जब प्रेशर हमारा लो रहता है, एट दैट मोमेंट क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1 पे चलता है, यानी x/m इज इक्वल टू k into p की पावर 1। क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम इस केस में अगर हम बात करें, I can simply say that x/m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गॉट इट?
कोई डाउट है? ये इतनी एरिया को अगर हम ग्राफिकली शो करें, अभी जो सिचुएशन है उसको ग्राफिकली अगर शो करो तो ग्राफिकली तुम्हें दिखाई देगा कि मान लो हमने ये क्लास कितने बजे तक है? हाँ बोलो। सर कितने बजे तक चलेगी ये क्लास? मैथ की और क्लास भी है। ये वाला पार्ट खत्म कर दे। ठीक है सर। हेलो, यहाँ पे मैंने बोला कि ये उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक अलग से ये मान लो मेरा y पॉइंट एक्स एक्सिस एक y ले लो, ठीक है। एक को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, एक को मैंने y ले लिया। एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे तुम प्रेशर का इम्पैक्ट डाल दो, इस पे क्या ले लो x बाई एन। तो लेंगोमियर का कहना था कि स्टार्टिंग की जो हम बात करते हैं तो हमारा जो ग्राफ कैसा चलता है, tan 45 ग्राफ चलेगा, y इक्वल टू mx करके मेरी सिचुएशन मिलेगी, ठीक है। ये वाला लाइन हमें ये ओबे करता है। सेकंड, मान लो कि प्रेशर कैसा हो गया, मॉडरेट हो गया, दैट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर पे क्या सिचुएशन होगी, आप अभी कभी क्लासरूम में आप गए होंगे तो क्लासरूम में क्या रहता है, जब हम लोग क्लासरूम में शुरुआत में अगर जल्दी पहुंच जाते हैं तो पूरी पूरी सीट खाली रहती है, ठीक। आपकी जहां मर्जी है वहां बैठ जाओ, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग। लेकिन अगर क्लासरूम में ऑलरेडी कुछ बच्चे आए हुए हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें देखना पड़ता है कि सीट कहाँ खाली है तब तो बैठोगे। तो अब आपका जो पहले वाली जो स्पीड है वो घट गई, उतनी स्पीड में एडजस्टमेंट नहीं होगा, अब ये बेंड होना शुरू होगा कर। तो जो बात समझ में आ रही है, एडजस्टमेंट उतने स्टेट में नहीं चलेगा। Yes, अब हमें ढूंढना yes, पड़ता sir. सीट कहाँ खाली है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लो कि पूरी पूरी जो सीट है, मान लो कि 40 बच्चों की सीट है, पूरी पूरी भर गई, तो जितने बच्चे बैठने थे बैठेंगे। तो अब तो तुम किसी की सीट के ऊपर ओवरलैप तो करना पॉसिबल है नहीं, मालिक आएगा तो यहाँ जा ही नहीं सकता क्योंकि सीट तो खाली ही नहीं है। तो तीसरी तो सेकंड सिचुएशन में हमारा क्या होता है, एक्स बाई एन जो इक्वल टू के इंटू पी की पावर डायरेक्टली 1 ना होकर 1 बाई एन हो जाता है। दिस सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लॉग लगा सकते हो, लॉग एक्स बाई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग आपके प्लस लॉग ए डॉट बी लगा 1 बाई एन इंटू लॉग पी हो जाएगा। ये y वेरिएबल है, y इक्वल टू हो जाएगा mx, ये हो जाएगा मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसमें जो जेई में भी पूछता है हमेशा कंपटीशन में, ये 1 बाई एन की वैल्यू पूछता है, 1 बाई 1 बाई एन की वैल्यू क्या होगी, तो 1 बाई एन की वैल्यू ये पूछी जाएगी, एन की क्या रेंज हो सकता है ये पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इस पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक्स बाई एन इक्वल टू के इंटू पी की पावर एन, इस पे हम कर लेते हैं। आगे फिर इसके बाद ये कहता है जो लाइन आगे आने वाली है वो हमेशा तुम्हें अब स्ट्रेट मिलेगी यहाँ पे, अब उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती। बेंडिंग नहीं होने का सीधा सा मतलब है प्रेशर हैज नो इफेक्ट, ये हाई प्रेशर है एट वेरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, जहां पे सैचुरेशन आ चुका है, इस पॉइंट पे सैचुरेशन आ गया है, ये मॉडरेट का कंडीशन था। मॉडरेट पे स्ट्रेट लाइन ना चलते थोड़ा सा बेंड हो जाता है, दिस इज द मॉडरेट प्रेशर, दिस इज द लो प्रेशर का सिचुएशन। तीनों ग्राफ समझ में आ रही बात, यहाँ पे की पावर 1 होता है, यहाँ पे की पावर 1 बाई एन होता है, यहाँ पे की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम हाई प्रेशर की बात करें, हाई प्रेशर में क्या होगा, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 0, मतलब x बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। सीट ही नहीं खाली तो उसमें प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर तुम्हारा तब काम आएगा ना जब सीट खाली होगी। आपको किसी ट्रेन से जाना है, ट्रेन में जगह ही नहीं, व्हाट यू कैन डू, छत पर बैठ के जाएंगे नहीं हम लोग,
Got it? इसका मतलब एडजॉर्प्शन ऑफ नहीं होने वाला है। तो ये केस हमें यहाँ पढ़ना रहता है। तीनों ग्राफ पूछ लेता है कभी कभी, सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई अनएक्सपेक्टेड कभी कभी क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पे देखो, ये तो मैं ब्लू लाइन मेरा कलर दिख रहा होगा इसमें, ये कैसे हटेगा इसका तो आइडिया नहीं। चलो, इसमें दिख रहा है ना, वो इसमें सबसे नीचे वाली लाइन पे देखना, एनिमेट करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ब्लैक हो गया ब्लैक हो गया जी पूरा मस्त। अभी सही है ना? हट क्यों नहीं रहा कलर? तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो, ऐसा दिख रहा है तुम लोगों को? उद्यम दिख रहा है बेटा? यस सर, ब्लू वाले में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, ब्लैक में तो नहीं। Yes, sir. ब्लैक में नहीं दिखता। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। खाली वो डाटा देखना था वहां का एक्चुअली, और तो कुछ काम नहीं। सबसे नीचे वाला डाटा खाली देखना, वाला पॉइंट खाली अपने आप ही ब्लैक हो जा रहा है नाजुक। सबसे नीचे का ये डाटा खाली याद करना है कि 1/n का जो सोल्यूशन है वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबल रीजन ना 0.1 से 0.5 होते हैं, बट दिस टू डाटा इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। और ग्राफ तो हम अलग से तुम्हें बताएंगे अभी। बोर्ड दिख रहा है ये वाला? Yes, यस सर। चलो, इसमें देखो, इसमें खाली ये बताना था कि अगर लैग वाला जो ग्राफ लगाएंगे लॉग का, तो क्या हो जाएगा? log of x by m equal to log of k plus 1/n into log c। तो ये y हो गया, ये mx हो गया, ये c हो गया। c इसमें इंटरसेप्ट आ जाएगा। इंटरसेप्ट आने का मतलब पॉजिटिव में है, तो स्ट्रेट लाइन में होगा, बढ़ता हुआ क्रम आएगा तुम्हें ग्राफ का। तो मुझे जो ग्राफ मिलने वाला है, देखते हैं कैसे मिलना है। ग्राफ में एक तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, बढ़ता हुआ क्रम। गॉट इट? अब इसके बाद हमें देखना पड़ेगा ये जो पोर्शन है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज द सी लॉग ऑफ के। और ये हमारे पास क्या प्रेशर का रेंज है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग एक्स बाई एम का ग्राफ होगा। इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप निकालने अगर हम लोग मान लो स्लोप निकालते, स्लोप कितना हो गया? दैट इज 1/n। मुझे कोई डाउट? सेम कॉन्सेप्ट होता है कंसंट्रेशन के टर्म में। यहाँ पे दो वैल्यू वैल्यू बताए, 1/n की वैल्यू याद करना, 0 से कितना होना चाहिए? 1 के बीच में होना चाहिए। और जो मोस्ट प्रोबेबल रेंज है, मोस्ट प्रोबेबल रेंज कितना होता है? ये एमसीक्यू में आ सकता है, 0.1 से 0.5 के बीच में, जो ज्यादातर गैसेस में पाई जाती है, वो हमें याद करके रखना है। दूसरा, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एक्स बाई एम हमेशा घटता है, बेसिकली किसके केस में? फिजिकल एडजस्टमेंट के केस में। अगर तीन ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर दें, एक मान लो ऐसे चला गया, ऐसे जा रहा है,
फिर दूसरा ग्राफ ऐसे जा करके ऐसे गया, तो तीनों में अलग अलग टेम्परेचर दे देगा। T1 मान लो T1 है, मान लो T2 है, मान लो T3 है। यहाँ पे देगा x/m, यहाँ पे देगा प्रेशर। व्हाट द रिलेशन वी आर गेटिंग हियर? T1 T2 T3 में क्या रिलेशन आएगा? अंकित सर बताओ। T3 is greater than T2 is greater वेरी than गुड। T1। T1 सबसे कम होगा, T2 ज्यादा होगा, हाँ और जी। T3 सबसे ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल डिचार्ज होते हैं, इसलिए ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं। तो दिस इज वेरी इजी। सेम कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में जाता है। मान लो तुम्हें किसी कपड़े की डाई करनी है, तो डाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, कलर सॉल्यूशन। कलर सॉल्यूशन हमने बना लिया, ठीक। अब आप इसमें क्या करो, कोई कपड़ा ला के डालो। मान लो कपड़ा आपका जो ये क्लॉथ है, मान लो व्हाइट कलर का है, आप समझ में, इसमें तो कोई कलर है नहीं, ट्रांसपेरेंट थ्रेड है अभी, आपने इसको डाल दिया। तो अभी मेरे पास जो मान लो ब्लू कलर का पहला कलर, ये सिंपल कलर है, ये मान लो ये सिंपल शेडिंग है, तो इस पर कलर आ जाएगा फटाफट 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 फटाफट। शुरुआत में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो कंसंट्रेशन होगा, और ये मटेरियल है जिसका मास m है, और जो कलर इसकी सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं x। यहाँ पे भी कहता है जो स्टिल्ट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1। कंसंट्रेशन की पावर 1 क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में मेरा कपड़े में कोई कलर नहीं था। ऐसे में क्या होगा कि जितना कलर इसमें होगा पूरा पूरा इस पर छप जाएगा। हैप्पी होली वाला पार्ट, सुबह सुबह निकले होली खेलने, शुरुआत में जो कलर डालेगा पूरा पूरा आ जाएगा। अब मान लो इसमें ऑलरेडी ब्लू कलर आ चुका है, दोबारा से ब्लू कलर डालोगे तो उतना नहीं आएगा जितना होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ तो ब्लू कलर पहले से आया था ना। थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से मॉडरेट कंसंट्रेशन में x/m इक्वल टू k इंटू c की पावर 1/n हो जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ करते थे ना, p जो डाई का जो कलर होगा c की पावर 1/n। अब मान लो कपड़े को मैंने डार्क ब्लू कलर में पूरा रंग दिया, एकदम से डार्क ब्लू कर दिया। अब तुमको लग रहा है कि इसमें कोई कलर चढ़ेगा? पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहला से ही कपड़ा डार्क ब्लू कलर में है, तो ब्लू कलर तो कभी नहीं चलेगा। तो लास्ट में का सिचुएशन होती है जब हम लोग होली खेल के शाम को आते हैं, तो कंसंट्रेशन की पावर 0 हो जाती है। बेटा आप कुछ भी कर लो, अब तो कपड़े में कलर आना नहीं है, क्योंकि मैंने दिन भर होली खेली। हम जब एकदम व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के गए थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता था। थोड़ा बहुत कलर आ गया तो 1/n में आ गया। कहता पूरा डार्क कलर ब्लैक कलर हो जाए तो कहता कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कलर कौन डाल रहा है। समझ में आ गया प्रशांत ये वाला पार्ट, जिसमें यस सर। हमें इसके बाद छोटा छोटा टर्म होता है, मुझे लग रहा है अगर आपको याद हो, आगे सीधे सीधे इसके बाद कोलाइड आ जाता है। आफ्टर दिस देयर इज सिंपली कोलाइड। कोलाइड में अगर कोई पूछता है, क्योंकि कैटलिस्ट तो हटा दिया है, कोलाइड इज ए स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मान सकते हैं। इसमें जो पार्टिकल साइज होती है, पार्टिकल साइज रेंजेस, जो रेंज होती है दैट इज ऑलवेज 1 नैनोमीटर टू 2000 नैनोमीटर। सबसे पहली क्वांटिटी होगी। तो स्टेट ऑफ मैटर, किसी मैटर की स्टेट हो सकती है, मतलब हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है, इसमें पार्टिकल साइज हमेशा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। एज ए होल हमारे पास जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को हम दो भाग में डिवाइड कर लो, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, है ना। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस, यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे हेटेरोजेनियस। हेटेरो में फिर दो डिवीजन कर, होमोजेनियस में बहुत टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप इनको ना तो नेकेड आई से देख सकते हो, ना तो आप नेकेड आई से देख सकते हो, ना इधर माइक्रोस्कोप से। दोनों से इसके मॉलिक्यूल को देखा नहीं जा सकता, गॉट इट, दोनों से नहीं देखा जा सकता। हेटेरोजेनियस पार्टिकल बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, इनको आप नेकेड आई से देख सकते हो, तो माइक्रोस्कोप लगाने का काम नहीं है ना। और आई सफिशिएंट, बट दे आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे सेडिमेंट होते रहते हैं, नीचे डिपॉजिट होता रहता है। इसके बाद बीच में आता है एक रेंज जिसमें कोलाइड। कोलाइड के पार्टिकल की साइज ना तो
नॉट तो बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन जैसी होती है, नॉट सब्सटेंशियल जैसी होती है, इनकी पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट होती है। ठीक है ना, तो पार्टिकल साइज इज गोइंग टू 1 नैनोमीटर to 2000 नैनोमीटर। गॉट इट? किसी को डाउट है इसमें? उसके बाद इसमें बोलेंगे कोलाइड की जो बात करते हैं, कोलाइड में दो पार्ट हो जाता है, वन इज नोन एज डीपी एंड इज नोन एज डीएम। डीपी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स स्टेज, एंड दैट इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है ना, डिस्पर्स स्टेज का मतलब जैसे मैंने ले लिया मान लो स्मोक, स्मोक में जो कार्बन डस्ट पार्टिकल है, कार्बन सॉलिड है, वो डीपी बोला जाएगा। एयर को क्या मानेंगे? डिस्पर्जन मीडियम, है ना। डीपी सैंड ले लो, फॉग ले लो, फॉग में क्या होगा? लिक्विड जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो हमारे पास डीपी हो जाती है। एयर क्या होता है उसमें? डिस्पर्जन मीडियम। चलो यहाँ तक कर लिए। कोलाइड वाला एक टॉपिक है वो जो हमें लग रहा है कि हार्डली 1 घंटा लग जाता है, उसमें भी सारे प्रिपरेशन से लेकर प्रॉपर्टीज में पूरा कर लेने से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। चलो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। सुजन फिर तुम्हें करा देंगे, ठीक है ना। तुम्हारा ही छूटा हुआ है, हमें लग रहा है इसका तो हुआ